डियर स्टूडेंट, आज हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हम सभी जानते हैं कि 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वो इंग्लैंड से उन्होंने पढ़ाई करी थी। 1912 में वो भारत आए थे तथा 1913 में कांग्रेस के सदस्य बने। नेहरू 1916 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए। रंगभेद विरोधी आंदोलन जो गांधी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में जो हड़ताल का आह्वान किया गया था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1928 में ही साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में विरोध किया। गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष चुना गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और इसके अलावा पंडित नेहरू संविधान निर्मात्री सभा की प्रमुख समितियों के सभापति भी थे और 1947 में स्वतंत्र भारत के वे प्रधानमंत्री बने। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं यहाँ बताऊंगी, जैसे भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, भारत की एकता, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, विजिट टू अमेरिका, टूवर्ड फ्रीडम, a bunch of old letters, letters from a father to his daughter, letters to his sister, India in the world, Atin Maxim, India। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचार, राजनीति इनकी कर्मभूमि थी। वो एक लोकतंत्रवादी थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता को कानूनी संरक्षण प्राप्त रहता है। उन्होंने लोकतंत्र को एक उत्तम व्यवस्था बताया था। उन्होंने विकेंद्रीकरण का आग्रह किया और संसदीय प्रजातंत्र की श्रेष्ठता में उनका विश्वास था। लोकतांत्रिक समाजवाद को देश के सुंदर भविष्य की आधारशिला माना गया है और उन्होंने लोकतंत्र को एक ऐसी अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है जो लगातार बदलती रहती है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में स्वयं को विकसित और समृद्ध बनाने में भारतीय लोकतंत्र समर्थ है और लोकतंत्र मानव चेतना पर आधारित एक नैतिक दृष्टिकोण एवं नैतिक जीवन पद्धति है। नेहरू का मानना था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की तुलना में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अधिक उपयुक्त माना था, क्योंकि उनका मानना था कि संसदीय लोकतंत्र में अनेक कार्यक्रमों को लागू करना अधिक आसान और बाधा रहित होता है। इसलिए उन्होंने जनता को शिक्षित होना आवश्यक माना और उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक दूसरे व्यक्ति को बाधा न पहुंचाई जाए। उन्होंने आर्थिक नियोजन का भी मुद्दा उठाया और उनका मानना था कि जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है वो एक तरह से समाज द्वारा दी गई एक आर्थिक व्यवस्था है। वो ये मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है, सरकार चुनने की स्वतंत्रता भी व्यक्ति को होनी चाहिए। उन्होंने औद्योगिकरण पर भी बल दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होने से प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी। पंडित नेहरू ने आर्थिक नियोजन का भी समर्थन दिया, राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की और इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। यह आर्थिक नियोजन का विचार साम्यवादी व्यवस्था से ग्रहण किया गया। साम्यवादी व्यवस्था का मतलब हो गया कि
वो मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, जैसे कि उनका पारस्परिक धर्मों के प्रति वही नजरिया था जो मार्क्स का था। उन्होंने अपनी जो पुस्तक है मेरी कहानी में लिखा भी है कि पारंपरिक धर्मों ने मानव को नुकसान ज्यादा तथा लाभ कम पहुंचाया है। मार्क्स ने जहां ईश्वर और आत्मा जैसी अलौकिक सत्ताओं का खंडन अपनी भौतिकवादी विचारधारा के आधार पर किया था, तो उसी पक्ष में नेहरू भी भौतिकवादी हैं और वो ईश्वर या आत्मा जैसी अलौकिक सत्ताओं में उनका विश्वास नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि नेहरू पर मार्क्स का प्रभाव देखा जा सकता है। एक और बात यहाँ पर कि मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद पर का भी नेहरू ने काफी समर्थन किया है। नेहरू मानते थे कि इतिहास को समझने के लिए अर्थव्यवस्था को ही केंद्र में रखा जाना चाहिए और उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के इतिहास की व्याख्या में आर्थिक तत्वों को बहुत अधिक महत्व दिया है। इसी तरह से सोवियत संघ की आर्थिक आयोजन प्रणाली का प्रभाव भी नेहरू पर था। उन्होंने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से ही ली थी। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक विकास से ही समृद्धि बढ़ेगी और उसी के आधार पर समाजवाद और साम्यवाद का आगमन होगा। और नेहरू ने गांधी के विरोध में जाकर भी औद्योगिकरण का समर्थन किया तथा कुटीर उद्योग धंधों व को उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा और उनका मानना था कि उत्पादन के बड़े साधनों का राष्ट्रीयकरण करना भी सोवियत संघ के समाजवाद से प्रेरित था। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेहरू पूरी तरह से मार्क्सवाद से सहमत थे। उन्होंने इस मार्क्सवाद में कि ये नहीं कहा कि पूंजीपति अपनी पूंजी नष्ट कर दें या उनका पतन हो जाए। वो ये मानते थे कि लोकतांत्रिक समाजवाद की जो धारणा है वो सामाजिक सेवाओं की स्थापना एवं वृद्धि के लिए है और सरकार का ये दायित्व है कि वे जनता को उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाती रहे। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं समर्थन दिया कि पूरी तरह से राज्य समाप्त हो जाए अथवा पूंजीपति पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उनका मानना था कि जिस तरह से जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी जिनके बीच संघर्ष और युद्ध दिख रहा था। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी बात जो करी वो गुट निरपेक्षता के सिद्धांत की उन्होंने बात करी और उनका मानना था कि राज्य और व्यक्ति के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है, जबकि मार्क्स ये मानता था कि राज्य जो है वो व्यक्ति का विकास में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन नेहरू ये मानते थे कि राज्य और व्यक्ति के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। जहां राज्य साधन है तो वही व्यक्ति साध्य है। नेहरू का राज्य एक प्रकार से कैसा राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की नेहरू ने बात करी है और इस लोक कल्याणकारी राज्य में रहकर ही व्यक्ति का नैतिक विकास हो सकता है, उसका बौद्धिक विकास हो सकता है और उसका सामाजिक विकास हो सकता है और उसका भौतिक विकास हो सकता है। तो नेहरू जो है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। वो उनका जो दृष्टिकोण था वो ये किसी भी तरह के जो धर्म है पाखंड हैं उनसे वो दूर रहते थे। उनका मानना था कि भाई जो धार्मिक जो ये पाखंड हैं वो व्यक्ति को अकर्मण्य बना देते हैं, उसको कर्मशील नहीं रहने देते हैं। और दूसरी बात है कि ईश्वर के नाम पर वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को परेशान करने में कहीं भी विश्वास नहीं करते थे। नेहरू जो थे वो उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना करके जो है अपने लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव डाली थी। उनका मानना था कि मानव मात्र का कल्याण राज्य में रहकर ही संभव हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राज्य से दूर रहकर अपना विकास नहीं कर सकता है। जैसे कि अब ये मान लें कि नेहरू के ऊपर मार्क्स का प्रभाव था, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो मार्क्स के अधीन थे। कुछ बिंदुओं पर उनके विचार मार्क्स से अलग भी थे। जैसे नेहरू ने राष्ट्रवाद का वैसा विरोध नहीं किया जैसा कि मार्क्स ने किया। नेहरू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक तो नहीं थे,
किंतु वो राष्ट्र को एक व्यावहारिक इकाई, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि वो राज्य को एक आवश्यक अंग की तरह स्वीकार करते थे। दूसरी बात है, नेहरू ने वर्ग संघर्ष तथा हिंसक क्रांति के विचार को स्वीकार नहीं किया और इसके स्थान पर उन्होंने गांधी से प्रभावित होकर अहिंसा और वर्ग सहयोग की अवधारणा को स्वीकार किया। मार्क्स ने जहां सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो नेहरू के समय में सोवियत संघ और चीन में प्रचलित भी था, किंतु नेहरू ने लोकतांत्रिक तरीके से ही समाजवाद के उपलब्धि के लक्ष्य को स्वीकार किया। तो आपको बात समझ में आ गई कि नेहरू ने ठीक है मार्क्स की बातों का समर्थन किया, लेकिन मार्क्स जो है, मार्क्स के विचारों को नेहरू ने एज इट इज कहीं भी अपनाया नहीं है। उन्होंने अपनी ओपिनियन रखी और इस ओपिनियन में वो कहीं कहीं गांधी से भी प्रभावित थे और कहीं कहीं मार्क्स से भी प्रभावित थे। थैंक यू।